तो मैंने भी अपनी दावेदारी 2027 में ऋषिकेश विधानसभा से विधायक के लिए करी हुई है। कहीं ना कहीं बात मानती है कि विधायक जी के कार्यकाल में कुछ कमी रही, तभी इसलिए आप भी अपनी दावेदारी करनी कि हाँ भाई विकास और ज़्यादा थोड़ा सा होना चाहिए था क्षेत्र का, कि ऋषिकेश क्षेत्र में विकास रुका हुआ है विधानसभा क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर उस विकास को पूरा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जहाँ पे लगता है, क्योंकि विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जनता की आस और उम्मीद है कि एक महिला बहुत अच्छा कर सकती है। 90 दिन का वक्त मांगा गया है कि उसके 90 दिन के अंदर वो कचरा निरस्त होगा, कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होगी। अभी तो सिर्फ टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई। कोरोना काल में लगातार फाइल को लेके लगातार मैं केंद्र में भी जाती रही उस चीज़ को लेके। 2018 पहली बोर्ड बैठक हमारे 2 दिसंबर को जो हुई थी, उस दिन से शुरू हो रखी है और लगातार वो चल रही है। ये जो निस्तारण का काम है ये करवाए किसने? आप कह रहे हैं कि 18 में आपने प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया। शंभू पासवान जी वर्तमान के महापौर हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री से प्रस्ताव अभी विधानसभा क्षेत्र में पास करवाया। और वहीं विधायक जी वर्तमान के वो पहुंच गए प्रेमचंद जी, वो कह रहे हैं कि ये सब पूरा जो काम है वो मैंने करवाया है। जब जितना मेरा कार्यकाल था, जब तक पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी थी तब तक मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने करा। उसके बाद पार्टी ने और दूसरे को जिम्मेदारी दी, वो करवा रहे हैं। फिर तीसरे को जिम्मेदारी मिलेगी, वो भी करेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं विधायक बनूंगा और आप कह रही हैं कि आप दावेदारी कर रही हैं, अन्य लोग दावेदारी कर रहे हैं। इसमें मैं तो होता ही नहीं है, इसमें मैं नहीं है, इसमें हम है। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में है। तो वो तो पार्टी को निर्णय करना है, पार्टी का जैसे जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य होता है। और बाकी मैं वाली तो कहीं पे कोई बात ही नहीं होती है कि मैं तो शब्द ही नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। वो नया पैतरा आजमा रहे हैं, वो वोट चोरी नहीं, वो सीट चोरी कर रहे हैं, सीधे सीटों को चोरी कर रहे हैं और निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। जिन राज्यों में वो जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं होती है, जहाँ पे वो हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। और जो चुनाव बैलेट पेपर से भी होता है, बैलेट पेपर से भी वो कह रहे हैं कि अब ये भी सही नहीं है, तो वो तो फिर कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि अगर आपको भाजपा टिकट दे देती तो इस बार पुनः भाजपा की झोली में जो सीट लगातार 4 बार से आ रही है वो 5वीं बार भी चली जाएगी। दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि 50,000 से ज़्यादा के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश विधानसभा की सीट को निकाल के पार्टी की झोली में डालेगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 27 के बारे में। ऋषिकेश विधानसभा में कितना विकास हुआ है, विधायक का कार्यकाल कैसा रहा और तमाम नगर निगम की स्थिति कैसी रही, विकास को लेकर के, आने वाले अर्धकुंभ को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम विशेष बातचीत कर रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस खास कार्यक्रम में आज की हमारी मेहमान है ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम की पूर्व और प्रथम मेयर अनीता ममगई जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अनीता जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस बार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है पूरे प्रदेश में बज चुका है, लोग तैयारी में जुट गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार आप लोगों के बीच में घूम रही होंगी, तो जनता ऋषिकेश विधानसभा की क्या चाहती है आपके हिसाब से? क्या हो इस बार, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का, क्योंकि आप मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्ट ले रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। वही सरकार होता है जो कि ग्राउंड जीरो से लेके रिपोर्ट लेके आता है। जैसे आपने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, निश्चित तौर पर चुनाव अब हमारे 6-7 महीने रह गए हैं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए। करूं यदि भारतीय जनता पार्टी की और अपने संगठन की, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा 12 महीने 24 घंटे चुनाव मोड में रहता है। वो हमेशा धरातल पे रहता है, जनता के बीच में रहता है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और तीसरी बार सरकार बनेगी। ऋषिकेश विधानसभा से एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्व में जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे मौका दिया, यहाँ पर ऋषिकेश में प्रथम महापौर के पद को संभालते हुए जिस प्रकार से मैंने ऋषिकेश की जनता की सेवा करी है, तो मैंने भी अपनी दावेदारी 2027 में ऋषिकेश विधानसभा से विधायक के लिए करी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है, महिलाओं के सम्मान में,
और महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है, तो हर क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए। 33% आरक्षण आपने देखा होगा, वर्षों से लंबित आरक्षण, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको बिल को पास करवाया। अभी जो कानून बनाने की 33% आरक्षण पे जो कानून बनाने की बात थी, विपक्ष ने जिस प्रकार से उस बिल को रोककर मातृशक्ति का अपमान करा, महिलाओं का अपमान करा, तो वो भी पूरे देश की महिलाओं ने देखा है। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट अभी आपके सामने है, किस प्रकार से वहाँ पे मातृशक्ति खुल के सामने आई और जिस प्रकार से वहाँ पर जनता का शोषण हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आज वहाँ पर परिवर्तन हुआ है। पर अनीता जी, सवाल एक सबसे बड़ा ये आ रहा है कि भाई ऋषिकेश विधानसभा में अगर हम बात करें विकास की, तो 4 बार से लगातार विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, और कहीं ना कहीं जब जनता के बीच जाते, जनता अपनी पक्ष को रखती है कि हाँ भाई, जितना 20 सालों में कहीं विकास होना चाहिए था, एक कार्य किसी को जनता मौका देती है, वैसा वो विकास नहीं हुआ। विपक्ष भी लगातार ये बात कहता है, कांग्रेस कई सारे नेता कह चुके हैं, खरोला जी, रमोला जी, कि भाई जितना विकास एक विधायक को चुनकर जनता ने भेजा लगातार 20 साल, तो वो विकास, क्या आपको भी लगता है कि हाँ विकास में कोई कमी रह गई है थोड़ी सी? देखिए, मैं यहाँ पर अपनी बात करूँगी कि ऋषिकेश में एक मेयर के नाते 5 साल का कार्यकाल जनता का सेवा करने का मुझे मौका मिला और मैंने वो ऐतिहासिक काम अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, अपने मुख्यमंत्री जी, अपने चाहे हमारे 2 मुख्यमंत्री मेरे कार्यकाल में रहे हैं, त्रिवेंद्र जी मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगी 3 मुख्यमंत्री मेरे कार्यकाल में रहे हैं। त्रिवेंद्र जी रहे हैं, तीरथ जी रहे हैं, अभी धामी जी हैं। तो तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मैंने मेयर के पद पे रहते हुए ऋषिकेश में जनता की सेवा करी है। तीनों मुख्यमंत्रियों का मुझे भरपूर समर्थन मिला है और वो ऐतिहासिक काम नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं कि जिनको कि लोग समझते थे कि नगर निकाय का काम मात्र एक टैक्स लेना, नाली बनाना, सड़क बनाना और छोटे मोटे काम यही होते हैं। मैंने उस परिभाषा को बदला है, विकास की उस परिभाषा को लोगों के मानसिकता से हटाया है अपनी पार्टी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में, सहयोग में, कि ऐसे ऐतिहासिक काम आप आज भी देखेंगे कि ऋषिकेश में चाहे पूरा चौमुखी विकास जिसको कहते हैं, ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वो चौमुखी विकास हुआ है। तो जनता की आस और उम्मीद है कि एक महिला बहुत अच्छा कर सकती है, जिस प्रकार से वो घर संभालती है। आप ये कहेंगी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि विकास जब चौमुखी हो रहा है तो फिर जनता क्यों विधायक का बदलाव करेगी? जब आप समझिए कि विधानसभा में बदलाव तभी होता है जब कहीं ना कहीं विकास नहीं हुई, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो आप अगर ये फिर तो कहीं ना कहीं बात मानती है कि विधायक जी के कार्यकाल में कुछ कमी रह गई, तभी इसलिए आप भी अपनी दावेदारी करनी कि हाँ भाई विकास और ज़्यादा थोड़ा सा होना चाहिए था क्षेत्र का? देखिए, दावेदारी करने का हर कार्यकर्ता का अधिकार है। जब हम अपने पार्टी संगठन में काम करते हैं तो आगे चाहे एक मेयर के लिए हो, विधायक के लिए हो, सभी की लालसा रहती है कि हमको पार्टी मौका देगी और पार्टी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के हिसाब से हम आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो काम जिसमें कि आप बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पे कि ऋषिकेश क्षेत्र में विकास रुका हुआ है विधानसभा क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर उस विकास को पूरा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जहाँ पे लगता है, क्योंकि विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक ही दिन का नहीं है, एक विकास एक काम करते हैं दूसरा काम शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। जनता जब जिता के अपने जनप्रतिनिधि को भेजती है, विधानसभा में भेजती है, जहाँ पे कि रूल बनते हैं, कानून बनते हैं, फंड आता है, तो एक बहुत बड़ी आस और उम्मीद जनता की होती है। आप ये देखिए कि अगर जी निश्चित, तो इस चीज़ को जनता की अपेक्षाओं पे निश्चित तौर पे खरा उतरेंगे और जो आशाएं और अपेक्षाएं जनता की हैं कि जहाँ पे विकास में उनको कमी लग रही है,
2027 के बाद वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो आप देखिए कि 4 धाम यात्रा चल रही है सुचारू रूप से और तमाम कितने सारे श्रद्धालु अलग अलग देश के कोनों से आ रहे हैं। और ऋषिकेश की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इतनी बदहाल है, इतनी कहीं ना कहीं खराब है कि लोग घंटों जाम में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक जो अलग से मार्ग बनाना चाहिए था जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो अलग चले जाएं और जो ऋषिकेश के जो वास्तविक रहवासी हैं उनको कहीं ना कहीं घरों में बंद रहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हमको जब कांवड़ यात्रा निकलती है या जब चारधाम यात्रा भी जो वर्तमान में हाल है, तो हम लोगों को घरों के अंदर बंद रहना पड़ता है क्योंकि इतनी आवाजाही नहीं हो पा रही है। तो एक ये जो समस्या आ रही है कहीं ना कहीं इसका निस्तारण इतने लंबे समय से क्यों नहीं हो सका? कहीं ना कहीं आप इसको मानती हैं कि हाँ ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ ऋषिकेश में? देखिए, इस चीज़ के निस्तारण के लिए आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि हमारा उसके लिए लगभग 1150 करोड़ का बजट पास भी हो चुका है। और ऋषिकेश के ट्रैफिक को देखते हुए जिस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा श्रद्धालु हों चाहे पर्यटक हों वो लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारी रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि एनसीआर से बड़े शहरों से भी लोग 2 घंटे 2.5 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। तो सभी के रहता है कि ऐसे शांतवादियों में हम जाएं कि धार्मिक स्थलों पे हम जाएं। उसी को देखते हुए हमारे केंद्र से जो योजना अभी पास हुई है, आपने देखा होगा कि जो हमारा छिद्दर वाला नेपाली फार्म है, नेपाली फार्म से और पीछे पीछे भट्टों वाला, खैरी कला, मनसा देवी और योगनगरी रेलवे स्टेशन के पीछे से होते हुए खारा स्रोत के लिए जो एलिवेटेड रोड जा रही, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बहुत अति शीघ्र 1-2 सालों में वो बन के तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे जनता की डिमांड आती है, लगता है कि यहाँ पे विकास करने की और आवश्यकता है, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ध्यान देती है। और रोडों के बारे में आपने देखा होगा कि रोडों का जिस प्रकार से चतुर्भुज योजनाओं का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है, तो आप सभी के सामने है, जनता भी इस बात को मानती है। तो बहुत जल्दी वो ट्रैफिक की समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी और 2-3 सालों के अंदर अंदर हमारी जो एलिवेटेड रोड है जो हमारे नेपाली फार्म से लेके और खैरी कला, छिदरवाला, भट्टोंवाला से होते हुए जाएगी वो। जैसे कि अब अभी एक समस्या और बहुत बड़ी कई सालों से बनी हुई थी, आपने देखा होगा कि एक कचरे का जो ठिया पूरे शहर में कहीं ना कहीं लगातार मुद्दा बना रहा। आपके कार्यकाल में अगर नगर निगम की बात करें या जो वर्तमान में जो भी महापौर हैं शंभू पासवान जिनके कार्यकाल में भी बात करें, तो लगातार कांग्रेसियों ने लगातार और अन्य विपक्ष दलों ने और जनता ने लगातार मुद्दा उठाया कि भाई ये जो धर्म नगरी जिसे ऋषिकेश कहते हैं उसमें ये जो कचरे का ढेर इतना बड़ा पहाड़ बन गया है, इसको लेकर के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। और अगर देखा जाए तो उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी देखिए, जब अभी महापौर वर्तमान है उन्होंने कहा कि हाँ टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, जेसीबी ने इधर उधर पहाड़ों करना शुरू कर दिया है, पर आप देखिए कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाएगा और बारिश के समय पे वही कचरे के ढिए, वही कचरे के पहाड़ से कचरा जो है गंगा जी की तरफ जाता है, जहाँ भाजपा सरकार लगातार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्च कर रही है या कहीं ना कहीं इतनी सब व्यवस्थाएं कर रही, तो आखिर ये कचरे का निस्तारण क्यों नहीं हो पाए इतने लंबे समय से? और अभी भी तमाम समय लगने की जो बात आ रही है कि भाई अभी 90 दिन का वक्त मांगा गया है कि उसके 90 दिन के अंदर वो कचरा निरस्त होगा, कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होगी, अभी तो सिर्फ टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस पे यदि मैं बात करूं, ऋषिकेश में जो कूड़े का पहाड़ था, तो ये हमारा चुनावी मुद्दा भी था और अपने बोर्ड बैठक की पहली बैठक में जो हमारी 2 दिसंबर 1918 को जो बैठक हुई थी, तो बोर्ड बैठक का पहला प्रस्ताव मेरा यही था कि ऋषिकेश से इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करना है जो यहाँ पे लगा हुआ है। इसी स्थान पे पहले इसका निस्तारण होगा। उसके लिए जो भूमि चयन की प्रक्रिया 2014 से चल रही थी। काफ़ी जगहों पे हमारे भारत सरकार जल पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो भूमि चयन की प्रक्रिया 2014 से जो चल रही थी और वो लटकी हुई थी कहीं ना कहीं, तो उस पर हमने पूरा फोकस करा, उस प्रस्ताव को पास करवाया बोर्ड की पहली बैठक में कि उस जगह पे जहाँ पे भी हमारा नया प्लांट लगेगा वहाँ पे बहुत नई टेक्नोलॉजी से वो प्लांट लगे और ऐसा ना हो कि क्योंकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं, जिस प्रकार की समस्या ऋषिकेश के शहर के बीच में गोविंद नगर में आ रही है, दूसरी जगह पे जहाँ पे प्लांट लगेगा कूड़ा निस्तारण का वहाँ पे भी ना आए। तो पहले उसको बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से देखा उस सारी चीज़ों को। हम कई जगहों गए, हम भोपाल में गए, इंदौर में गए, हम पुणे गए, कई जगहों उनका निरीक्षण करा। जब देखा वहाँ पे कि बहुत अच्छा प्लांट है, कि जब हमारा वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी से नई जगह पे कूड़ा निस्तारण प्लांट लगेगा तो वहाँ पे हमको 5 किलो कूड़ा कचरा भी वहाँ पे नहीं मिलेगा और नीचे जो उस कचरे का जो नीचे पानी जाएगा तो उसके लिए लिचेट करने के लिए पूरा नीचे प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना है।
उसी तकनीक के हिसाब से हमने जब उसको देख के आए तो दोबारा फिर बोर्ड में उसको पास करवाया। भूमि की बात आई कि ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन मिलेगी कहाँ पे। मैं उस चीज़ के लिए मैं अपने उस समय के मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने भी अधिकारियों को उस चीज़ के लिए लगाया कि इसको बहुत अच्छी उच्च टेक्नोलॉजी से और हाई टेक्नोलॉजी से, मतलब जो बहुत अच्छे गुणवत्ता के साथ में हो सकती है, उसका उपयोग करें ताकि वहाँ की जनता को भी परेशानी ना हो और यहाँ से भी हमको इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करना है। तो वो सारी प्रक्रिया चली। 10 एकड़ भूमि भारत सरकार से राजाजी नेशनल पार्क से मिली, जन सुनवाई हुई, पूरी जन सुनवाई करके सभी पूरे क्षेत्र के लोगों के बीच में से जन सुनवाई करके उसको पास करवाया गया। कोरोना काल में लगातार फाइल को लेके लगातार मैं केंद्र में भी जाती रही उस चीज़ को लेके। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमने एक तरफ उधर नई प्रक्रिया शुरू रखी, दूसरी तरफ गोविंद नगर में जो कूड़े का पहाड़ था उस पहाड़ को कम करने के लिए वहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट वहीं पे लगाया ताकि ये पहाड़ बहुत बड़ा ना होता जाए। अब उसमें क्या होता है कि हमारा ऋषिकेश की जनसंख्या जितनी है, 1 लाख जनसंख्या है, उससे तो दुगना तो यहाँ पे फ्लोटिंग जनसंख्या आती है। तो कूड़ा हमारा 100 मैट्रिक टन से कभी 125 मैट्रिक टन पर डे का चला जाता था। तो वो कूड़ा फिर वहाँ पे पड़ता गया, वो पहाड़ इसलिए कम नहीं हुआ कि एक तरफ से रिसाइकिल भी हो रहा लेकिन दूसरी तरफ से कूड़ा बढ़ ही रहा था। अब वहाँ पे प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पूरे जांच परख के हो रही है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और लगभग ये 2018 पहली बोर्ड बैठक हमारे 2 दिसंबर को जो हुई थी उस दिन से शुरू हो रखी है और लगातार वो चल रही है। लेकिन जैसे कि आपने ये जो निस्तारण की बात बताई, लेकिन जनता के मन में एक कहीं ना कहीं जो है शंका बार बार अभी लगातार पिछले कुछ समय से चल रही है। ऋषिकेश विधानसभा में ये इस सवाल को लेकर भी जनता का माहौल थोड़ा गर्म है। जनता ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि भाई ये जो निस्तारण का काम है ये करवाए किसने। आप कह रहे हैं कि 18 में आपने प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया। शंभू पासवान जी वर्तमान के महापौर हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री से प्रस्ताव अभी विधानसभा क्षेत्र में पास करवाया और अब जाके उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, काम चालू होने वाला है। और वहीं अभी जब निस्तारण वाले मामले पर 4 दिन पहले जब पूरी प्रक्रिया का फैसला है, टेंडर प्रक्रिया का तमाम नगर निगम से, वहीं विधायक जी वर्तमान के वो पहुंच गए, प्रेमचंद जी, वो कह रहे हैं कि ये सब पूरा जो काम है वो मैंने करवाया है। तो भाजपा में तो कहीं ना कहीं जो काम एक हो रहा है और कहीं ना क्रेडिट लेने वाले 2-3 लोग निकल के बार बार आ रहे हैं। जनता कह रही है कि भाई करवाया किसने? क्या ये पूर्व नगर निगम मेयर ने काम करवाया, क्या ये वर्तमान नगर निगम ने काम करवाया, या फिर वर्तमान विधायक ने काम करवाया? ये क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाया और भारतीय जनता पार्टी के हम तीनों नुमाइंदे हैं। हम तीनों भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, हम कमल के फूल हैं। और जैसे निर्देश हमने पार्टी संगठन का हमें होता है उसी हिसाब से हम जनता के काम करवाते हैं। इसमें व्यक्ति नहीं होता है, ना इसमें अनीता ममगाई होती है, ना दूसरा होता है, ना तीसरा होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी होती है। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है, प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। जो अधूरे काम थे, जो छूटे हुए काम थे, जब जितना मेरा कार्यकाल था, जब तक पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी थी तब तक मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने करा। उसके बाद पार्टी ने और दूसरे को जिम्मेदारी दी, वो करवा रहे हैं। फिर तीसरे को जिम्मेदारी मिलेगी, वो भी करेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन आप ही समझिए कि काम तो कहीं ना कहीं कोई एक तरफ से प्रस्ताव करवाएगा ना। अब आप समझिए कि कोई 2 डिपार्टमेंट हैं, तो 2 डिपार्टमेंट में से जो जिसके अधीन वो डिपार्टमेंट आता है तो वो काम करवाएगा। लेकिन कोई दूसरा जिसका जो विधानसभा क्षेत्र जिसका आ रहा है, उन्होंने प्रस्ताव भी पास कह रहे हैं कि नहीं करवाया। शंभू पासवान जी ने कल खुल के ये बात रखी कि नहीं, अब देखिए क्रेडिट लेने को क्या, क्रेडिट तो हर कोई ले सकता है अपनी अपनी, कि भाई हाँ मैंने भी करवाया, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रस्ताव का जो काम है वो मैंने करवाया, मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैंने गैरसैंण विधानसभा के सत्र में ये बात रखी थी और मैं नगर निगम ने काम करवाया है, ना विधानसभा के विधायक ने, ना कुछ और मामलों ने। ये बात उन्होंने खुल के रखी है। हाँ, नहीं देखो, वो तो कागज़ों में होती हैं सारी चीज़ें। कागज़ कब से चला है, क्या है, वो सारा ऑन द रिकॉर्ड होता है। वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो रिकॉर्ड सभी के पास है कि कब से प्रोसीजर चल रहा है इस सारी चीज़ का। और निश्चित तौर पर इसका ये जितने भी कूड़ा निस्तारण का होता है नगर निकायों का काम होता है और उसको नगर निकाय ही करवाते हैं। सफाई, स्वच्छता, व्यवस्था हो, इसीलिए तो छोटे छोटे निकाय बने। लेकिन हमारे बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों का बहुत साथ होता है हमको। मेरे कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका बहुत साथ मिला। इस समय वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं उनका बहुत साथ मिल रहा है,
क्योंकि विकास के कार्य हैं, जनहित का कार्य है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सीधा सीधा ट्रेचिंग ग्राउंड का सवाल है। तो उसमें हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री बहुत साथ देते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी भी बहुत साथ दे रहे हैं, बड़ी योजना है। लेकिन विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा है कि भाई भाजपा में ऋषिकेश विधानसभा की, जहां भाजपा अपनी जड़ों को मजबूत करने की बात कह रही है, वहीं पर भाजपा में खींचतान देखने को मिल रही है कि भाई नगर निगम के वर्तमान मेयर और विधायक में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। पूर्व मेयर के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था कई बार कि भाई वर्तमान जो विधायक है उनमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, कुछ आपसी कुछ कलह कह सकते हैं, वो बार बार एक बात निकल गई। तो कैसे आखिर विधानसभा चुनावों में ये कलह क्या भाजपा की जड़ों को कमजोर करने का और काम करेगी? नहीं, कहीं नहीं है। देखो, विपक्ष के पे तो कोई मुद्दे नहीं होते हैं, विपक्ष तो मुद्दे विहीन है। अब वो हम भारतीय जनता पार्टी के बीच में से मुद्दे निकालने का प्रयास करता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। और जैसे आप बता रहे हैं कि अगर ऐसे लगता है कि मेयर साहब ने ऐसे वो करा है कि काम हम करा रहे हैं, सिरे दूसरे ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। काम जनता का होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी काम करवाती है। विकास परक सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। उसी सोच के साथ में, उसी अनुशासन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और अगर कहीं पे ऐसे लगता है कि कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है तालमेल में, तो हमारा संगठन है, हमारा अनुशासित संगठन है, अनुशासन समिति होती है, सारी चीज़ों को हमारी पार्टी देखती है। इसको कांग्रेस थोड़ा ना देखेगी, इसको कांग्रेस देख के थोड़ा ना करेगी कि कांग्रेस उसको मुद्दा बनाए। इसको हमारी पार्टी देखती है और पार्टी देखेगी कि कहीं पे यदि तालमेल की, हमारे दो नेताओं के बीच में तालमेल की कमी आ रही है, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मेयर साहब और वहाँ पे विधायक जी के बीच में तालमेल, उसको लेके खींचतान हो रही है। कोई खींचतान नहीं हो रही है। और यदि आप बता रहे हैं ऐसे कुछ है तो उसको हमारी पार्टी संज्ञान लेती है उसका। लेकिन जैसे कि अब आपने ही खुद जिक्र कर दिया अभी कि मैं आप दावेदारी कर रही हैं विधानसभा क्षेत्र विधानसभा के लिए, और वहीं पर जब हमारे एक संवाददाता ने जब बात करी प्रेमचंद जी से उनके जन्म दिवस पर, तो उन्होंने ये कहा कि भाई विपक्ष और लोग तो तमाम कई वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि मैं जो हूँ, मैं लगातार, जनता ने मुझे जितवाया और लगातार 4 बार जितवाया। और आप निश्चित रूप से ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आज कि मैं 5वीं बार भी आपका विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ही बनेगा। उन्होंने ये बात खुल करके अपने बयान में कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो तब भी था और विपक्ष आज भी है। तो लगातार आप देखिए विपक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं, मैं लगातार लेकिन जनता के विकास कर रहा हूँ, खरा उतर रहा हूँ, इसलिए तो विधायक बन रहा हूँ और 5वीं बार भी मैं ही विधायक बनूंगा। जब आप वो खुद कह रहे हैं कि मैं विधायक बनूंगा और आप कह रही हैं कि आप दावेदारी कर रही हैं, अन्य लोग दावेदारी कर रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, देखिए, इतने विश्व की नंबर 1 राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है। इसमें मैं तो होता ही नहीं है, इसमें मैं नहीं है, इसमें हम हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हैं। तो वो तो पार्टी को निर्णय करना है, पार्टी का जैसे जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य होता है। और बाकी मैं वाली तो कहीं पे कोई बात ही नहीं होती है कि मैं तो शब्द ही नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस के भी कई सारे दावेदार हैं जो लगातार इस बार दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व के जो सबसे पहले उम्मीदवार रहे शूरवीर सजवाण जी ने अपनी बात कही कि मैं स्वतः दावेदार रहूंगा और इस बार पिछली बार जो कमियां रह गई इस बार वो कांग्रेस कमी पूरी कर लेगी। रमोला जी ने कहा कि पिछली बार हम थोड़े कमज़ोर थे, कुछ आपसी कलह रह गई थी पार्टी में दावेदारों की, लेकिन इस बार वो कमी पूरी नहीं, क्योंकि जनता जो है भाजपा के कार्यकाल से त्रस्त है, भाजपा के विकासी मुद्दों से। क्योंकि भाजपा सिर्फ मुद्दे बनाती है, विकास कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो होना चाहिए वो धरातल पर नहीं दिखता है। और ये लोग जो है, अभी राहुल गांधी जी के बयान पर भी कहा कि अभी तक तो ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ, जो आपने देखा होगा कि नरेंद्र नगर विधानसभा उसमें नगर पालिका चुनावों में जो जिस तरह से निर्विरोध चुना गया जो चेयरमैन को, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के जो राज्यसभा की जो दावेदार थी नटराजन जी, उनका निरस्त कर दिया गया पर्चा। तो कांग्रेस वाले जो उम्मीदवार हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की अभी तक स्ट्रेटेजी जो थी सभी विधानसभा चुनावों को कह लें, या अभी जो हुए पश्चिम बंगाल वगैरह, वहां पर ये थी कि वो वोट चोरी करते थे। लेकिन अब वो नए पैतरा आजमा रहे हैं, वो वोट चोरी नहीं, वो सीट चोरी कर रहे हैं, सीधे सीटों को चोरी कर रहे हैं और निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है, ये तो उनकी पार्टी को और उनको उसका विचार करना चाहिए। उसका विचार भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और जनता जो अपना माइंडेड दे रही है, तो ये उनको कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस की क्या नीतियां हैं और क्या उनके जनता के प्रति भावनाएं हैं, जो कि जनता उनको जिता नहीं रही है। बाकी कांग्रेस
65 सालों से कांग्रेस ने एक तरफा राज करा है और उनको शायद अपने कार्यकाल के वो करे हुए काम नजर ध्यान आते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपने 65 सालों में जो अत्याचार करे और जिस प्रकार से वोट चोरी का वो बात करते हैं तो वो सारा उन्हीं पे लागू होता है। तो उनको वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि शायद कहीं ऐसे तो नहीं कि जनता के माइंडेड को भी वो भाजपा को इस तरह से वो कर देते हैं कि ये वोट चोरी कर रहे हैं या सीट चोरी कर रहे हैं। वो तो सारी खुली किताबें हैं, वो भी समझदार हैं, समझते हैं इस बात के कि जनता का माइंडेड है ये। जिन राज्यों में वो जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम ख़राब नहीं होती है, जहाँ पे वो हारते हैं वहाँ ईवीएम ख़राब हो जाती है। और जो चुनाव बैलेट पेपर से भी होता है, बैलेट पेपर से भी वो कह रहे हैं कि अब ये भी सही नहीं है। तो वो तो फिर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। तो इस बार क्या प्रदेश में भाजपा सरकार तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कह रही कि हमारी नेतृत्व जो है वो बड़ा मजबूत है, इस बार जो है हम भाजपा की तीसरी बार जो आने वाली लगातार जो भाजपा बात कर रही सरकार चाहे किसी भी तरीके से हो वो हम आने नहीं देंगे, हमारी जड़ें इस बार मजबूत हैं और हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, वो कांग्रेस इस बार की बात कर रही है कि इस बार, और मैं बात कर रही हूँ, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया और अभी भी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी पार्टी है कि हम एक चुनाव जीतते हैं और एक चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके मिष्ठान वितरण करते हैं, स्वागत भी नहीं करवाते हैं, अपने सम्मान कार्यक्रम भी नहीं रखते हैं और दूसरे काम पे लग जाते हैं। तो हमारे तो दूसरे दिन से ही अपना काम शुरू हो जाता है। वो इस बार की बात कर रहे हैं कि पिछली बार तो नहीं कर पाए हम, मतलब पिछली बार तो हम आराम से सुस्ता रखे थे कि जनता को धमका के वोट ले लेंगे, लेकिन इस बार हम ज़मीन पे काम करेंगे। तो इतना तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक रणनीति से विपक्षी दलों को धरातल पे काम करना सिखाया है कि धरातल पे काम करना होता है। और निश्चित तौर पर मैं आपको आज आपके चैनल पे जिस बात को बोल रही हूँ, आज अभी मुझे लगता है ये जून का महीना है और आप जब हमारा मार्च में रिजल्ट खुलेगा 2027 का जो विधानसभा का रिजल्ट होगा, तो भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा बहुमत से, अब हमारी 47 सीटें हैं, हम 47 सीटों से भी ज़्यादा आगे, 50 सीटों से भी ज़्यादा के मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीत के आएंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए 27 विधानसभा चुनाव में अनीता ममगई जी को ऋषिकेश विधानसभा से भाजपा जो है दावेदार बना के टिकट दे देती है कि भाई अनीता जी आपको टिकट दे दिया गया, तो क्या इस बार पुनः जो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर जनता के मन में आक्रोश दिख रहा है? कई ग्राउंड रिपोर्ट्स हम करते तो लोग बताते हैं कि भाजपा आएगी तभी जब थोड़ा चेहरे में बदलाव हो, कोई ना कोई नया चेहरा दिखाई दे। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपको भाजपा टिकट दे देती तो इस बार पुनः भाजपा की झोली में जो सीट लगातार 4 बार से आ रही है वो 5वीं बार भी चली जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जनता के बीच जाती है, सर्वे भी करवाती है और यदि जनता जनार्दन की आवाज़ ऐसे आ रही है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते, समर्पित और निष्ठावान सक्रिय कार्यकर्ता के नाते अनीता ममगाई को ऋषिकेश विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है। मेरी दावेदारी है और उम्मीदवार बनाती है। तो मैं आज बहुत आत्मविश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों के हिसाब से, अपने शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से और जनता के प्यार और आशीर्वाद से आपको कहना चाहूँगी, दावे के साथ में कहना चाहती हूँ कि 50,000 से ज़्यादा के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश विधानसभा की सीट को निकाल के पार्टी की झोली में डालेगी। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में अनीता जी जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि ऋषिकेश विधानसभा में जनता इस बार किस तरह से बदलाव करेगी, भाजपा की जड़ें कितनी इस बार मजबूत है 27 विधानसभा चुनावों को लेकर के, और आने वाले वक्त में चुनावी परिणाम किस तरह से हो सकते हैं, ये सभी विषयों को लेकर के हमने आज उनसे बातचीत करी। और आने वाले चुनावी परिणाम, चुनावी दस्तूर क्या होंगे, ये सब तो आपको सामने ही वक्त के साथ देखने को मिलेगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।